और इस वक्त बड़ी खबर, गाजियाबाद में तालीमी इदारे 21 नवंबर तक बंद रहेंगे। दर्जा 1 से 12 तक तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। दरअसल फजाई आलूदगी की वजह से ये अहम फैसला लिया गया है। गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने इसकी बाकायदा हिदायत दी है। आपको बता दें, लगातार दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से फजाई आलूदगी बढ़ रही, उसे देखते हुए बड़ा फैसला लिया है इंतजामिया ने। गाजियाबाद में 21 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दर्जा 1 से 12 तक तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल फजाई आलूदगी की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने इसकी बाकायदा हिदायत दी है। लखीमपुर खीरी सानही की जांच के लिए रिटायर्ड जज को मुकर्रर किया गया है। जांच की निगरानी साबिक जज जस्टिस राकेश कुमार जैन करेंगे। राकेश कुमार जैन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साबिक जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों को भी शामिल किया है। वाज़ेह की यूपी हुकूमत ने एसआईटी तश्कील दी है। लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जांच को निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश जैन को अपॉइंट कराया। हालांकि इस पूरे मामले में 3 आईपीएस ऑफिसर को भी ज्वाइन करवाया है, जो पूरी एसआईटी को हेड करेंगे। हमारे साथ फिलहाल त्रिपाठी जी हैं, जो इस पूरे मामले में याचिका करता हैं। आज सुनवाई हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एसआईटी नियुक्त कर दी, एक हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया। कौन कौन लोग हैं और क्या काम होगा इन लोगों का? देखिए, जितनी बार भी रिपोर्टें राज्य सरकार की आई, उसको देखते हुए कोर्ट संतुष्ट नहीं थी। हर बार कोर्ट न कोर्ट कोई चीज़ से नाराज़ रहती थी और आगे की कोई बातें करती थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पे कहा था कि आप ऐसा करिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी आईपीएस की लिस्ट है, उनकी एक सूची जो यूपी कैडर के तो हों लेकिन यूपी के रहने वाले ना हों, वो हमको जो है आप प्रोवाइड करें। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का क्या नाम है जो अपॉइंट कराए गए? वो राकेश कुमार जैन है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हैं। और कौन आईपीएस ऑफिसर है? और आईपीएस ऑफिसर 3 इसमें उन्होंने कमेटी को बनाया है। एक पद्मजा चौहान जी को आईजी हैं, दूसरा उन्होंने एक डीआईजी हैं दीपिंदर सिंह जी को, और तीसरा उन्होंने एक सिरोदकर जी को बनाया है। इन तीनों की कमेटी बना के जो इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि पहली जो भी एसआईटी बनी उसमें ज़्यादातर लोकल थे, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं थी कि ये क्या निष्पक्ष जांच कर सकेंगे। लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों महसूस किया कि जो इसी यूपी कैडर से हों लेकिन यूपी के ना हों? ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी? आप जैसा जानते हैं कि इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, उनके बेटे का, और स्वयं एफआईआर में भी उनका नाम आया हुआ है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने आज जो है, उनको ये लगा कि हमें जो है इसमें सीनियर आईपीएस को रखना पड़ेगा, वही इसकी निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। अच्छा। और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने जो है, तो ये कह सकते हैं क्या कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस पूरी जांच को मॉनिटर करेगा? आप तो देखिए, डे 1 से जब से ये पिटीशन फाइल हुई, कोर्ट मॉनिटर कर ही रहा है। और हर बार जो स्टेटस रिपोर्ट मांगता है उसको सरकार जो है सही देती नहीं है, जिससे वो बराबर क्षुब्ध नजर आती है, और जिसको देख के उनको निर्णय लेना पड़ता है। कब होगी मामले की अगली सुनवाई? मामले की सुनवाई जैसा कि आपने देखा कि अभी उन्होंने कहा कि हमने डिटेल ऑर्डर पास नहीं किया है, और डिटेल ऑर्डर जो है पास होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये 15-20 दिन में ये सारे जो है इशू, ये सारी चार्जशीट सबमिट हो जाएगी। तो फिलहाल लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को भी नियुक्त किया है। 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भी हेड किया है, जो फिलहाल इस एसआईटी में काम करेंगे। हालांकि तीनों जो अफसर होंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को फिलहाल रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई तब करेंगे जब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी अपने हाथ में जरूर रख रहा है। देखना बेहद अहम होगा कि अब जब नई कमेटी बनाई गई है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को इसमें शामिल किया गया है, तो लखीमपुर हिंसा का असली सच जो है वो जल्द क्या कुछ सामने आता है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत में फौजियों का अहम रोल होता है। उन्होंने झांसी जिले में राष्ट्रीय रक्षा संपूर्ण प्रोग्राम में हिस्सा लेने के दौरान ये बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
2019 फरवरी में यहाँ पर आए थे और 19 के बाद एक कार्यक्रम झांसी की धरती पर राष्ट्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। आज बुंदेलखंड विकास के एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहां पर हमारे देश के रक्षा सचिव जी ने यहां पे कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भोजन पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। गाजीपुर में एसपी सदर अखिलेश यादव की क़यादत में एसपी की विजय रथ यात्रा निकाली गई। एसपी की विजय रथ यात्रा गाजीपुर के पखनपुरा गांव से निकाली गई। पखनपुरा पहुंचे अखिलेश यादव ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने रथ यात्रा का आगाज किया। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ख्वाब समाजवादी पार्टी ने देखा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेयार के मुताबिक नहीं बनाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अवाम इस मर्तबा बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी है। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, उस दिशा में भी जितना विकास हो सकता है विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले। दिल्ली एनसीआर में फज़ाई आलूदगी इंतहाई खराब है। गाजियाबाद में भी चारों तरफ धुंध है। सांस लेने में लोगों को मुश्किलात का सामना है। आलूदगी में इजाफे से मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। कोरोना के बाद अब वायु प्रदूषण से फेफड़ों पर भी काफी असर पड़ रहा है। इस समय अगर बात करें गाजियाबाद की आबो हवा बेहद ही खराब है, इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं। हम बात करते हैं गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में डॉक्टर आरपी सिंह से, उनसे जानते हैं किस तरह से मरीजों को देखा जा रहा है और जिस तरह वायु प्रदूषण काफी देखा गया है दिल्ली एनसीआर में, तो ऐसे में कितने मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? देखिए, जब से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन इस मौसम में अक्सर हो ही जाता है, पिछले साल में भी हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि क्योंकि इस मौसम में ना थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो ठंडी हवा नीचे रहती है, वो गर्म हवा में ऊपर जाता नहीं है, तो पोल्यूशन नीचे ही रहता है। तो इसमें 2.5 और 10 पीएम का एक पोल्यूशन का जो मात्रा होती है वो नॉर्मली 60 और 100 होनी चाहिए। 2.5 वाली 60 होनी चाहिए और 10 वाली 100 के लगभग होनी चाहिए, तो नॉर्मल हवा कहलाती है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, अपने लेवल से ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये दिक्कत करते हैं। फिर हमारा पोल्यूशन होता है, स्मोक होता है, ये सब चीजें होते हैं, तो इससे शरीर में हमारे सांस की जितनी बीमारियां हैं वो सब बढ़ जाती हैं। जैसे जिनको ऑलरेडी पहले से सांस की बीमारी है, या फिर आंखों में जलन होने लग जाती है, गले में खराश होती है, और दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं इससे। तो ऐसे में क्या सलाह दी जाती है और कितने मरीज आपकी ओपीडी में आ रहे हैं जिसको आप प्रतिदिन देख रहे हैं? देखिए, हम तो उनको ये सलाह कर रहे हैं कि भाई देखिए, आप इस मौसम में कम से कम बाहर निकलें, जब बहुत जरूरी हो तभी निकलें, और सुबह और शाम को थोड़ा स्पेशल ध्यान दें और मास्क लगा के रखें। N95 मास्क लगाएं और अपने घरों के आसपास ऐसी चीजें ना करें, धूल ज्यादा ना उड़ाएं, जो धूल वाले काम होते हैं, या फिर कोई चीज जलाएं नहीं ज्यादा। और दूसरा ये कि आप अपना खुद का ज्यादा ध्यान रखोगे तो फिर ज्यादा सही रहेगा। और व्हीकल जो है, इसका पोल्यूशन है वो कम करें, व्हीकल कम चलाएं, और साथ में अपना जो भी ट्रीटमेंट है हम अपना उनका देते हैं, जो उस हिसाब से वो रहता ही है। तो सब कितने मरीज आ रहे हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे,
प्रतिदिन कितने मरीज आ जाते हैं? देखिए प्रतिदिन तो लगभग हमारे यहाँ पूरे अस्पताल में 3 से 4 हजार की ओपीडी है और उसमें लगभग 35% या 30% का इजाफा हो गया है इस तरह के मरीजों का। तो उसमें लगभग पर डे 900 मरीज पर डे आ जाते हैं इस तरह के सब मिला के। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। इस समय जो मरीजों की संख्या है वह लगातार वृद्धि हो रही है। एक बार कतारों में आप देख सकते हैं कि मरीज गाजियाबाद के जिले में अस्पताल में पहुंच भी रहे हैं। प्रतिदिन 800 से 900 मरीज ऐसे आ जाते हैं जिन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। वायु प्रदूषण बेहद ही, आबो हवा बेहद ही खराब है। क्या दिखाने आए हैं आप यहाँ पर? मुझे थोड़ा सा एलर्जी पर, हाँ, सांस लेने पर मतलब प्रदूषण भी कारण मानते हैं? हाँ है, प्रदूषण का कारण। देखिए मरीज भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, प्रदूषण इसका एक कारण मानते हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। और इस वक्त बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ताहुक्म सानी महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। PAGD मीट से कबल महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। ताहुक्म सानी महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। PAGD मीट से कबल उन्हें नजरबंद किया गया। आपको बता दें कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के कई लीडरों को नजरबंद किया गया था। महबूबा मुफ्ती भी काफी दिनों तक नजरबंद रही थी और अब अचानक फिर महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। PAGD की मीट से कबल उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की मुतनाज़ा किताब सनराइज ओवर अयोध्या के खिलाफ इलाहाबाद में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कारकुनान ने सलमान खुर्शीद की तसनीफ करदा किताब को हिंदुओं के खिलाफ करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। संगठन का कहना है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को दाइश और बोको हराम जैसी तंजीमों से जोड़कर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का काम किया है। संगठन के कारकुनान ने सलमान खुर्शीद का अलामती पुतला नजर आतिश किया। संगठन का कहना है कि अगर सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब को वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ मुल्क गिर पैमाने पर एहतिजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन के नेतृत्व में हमने जिहादी मानसिकता के व्यक्ति सलमान खुर्शीद का पुतला फूंक करके उनके द्वारा अभी आने वाली पुस्तक सनराइज ऑफ अयोध्या का हमने विरोध किया है। उस पुस्तक में हिंदुओं को IS और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से तुलना की गई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। आगाह करते हैं कांग्रेस पार्टी को आज एक सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति को कि अगर आप अपनी मानसिकता से बाज नहीं आए तो हम आप जैसे लोगों का कान पकड़ के इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। किस तरह से विरोध किया? आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आगे की रणनीति बन रही, हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करके ऐसे जिहादी व्यक्तियों का पूरी तरह से विरोध। कानपुर में आज जुलूस गौसिया के नाम से कई इलाकों में जुलूस गौस पाक निकाला गया। कानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस का एहतमाम किया गया और दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। इस जुलूस का मकसद अमन व आतशी का पैगाम देना है। फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के मुतनाज़ा बयानों के खिलाफ इलाहाबाद में मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मुस्लिम अक्सरती इलाके खुल्दाबाद चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वाले कारकुनान का कहना था कि कंगना ने मुल्क की आज़ादी और इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाली अजीम शख्सियतों की तौहीन की है। मुजाहिरीन ने कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री अवार्ड वापस लेने का भी मुतालबा किया। कंगना रनावत ने देशद्रोह का काम किया है। कंगना रनावत ने जो गलत बयानबाजी की है, जिन्होंने गलत बयानबाजी से हिंदुस्तान के उन करोड़ों भारतीयों का ठेस पहुंचाया है, उसके बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है। हम जो इनको अवार्ड दिया गया है तत्काल इनका अवार्ड वापस लिया जाए और कंगना रनावत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
कंगना रनौत के जरिए मुसलसल मुतनाज़ा बयान देने का सिलसिला जारी है, जिसकी चौतरफा मजम्मत की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने कंगना के बयानात पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें हिंदुस्तान की अजीम तारीख का मुताला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी की तनकीद करने वाला इस मुल्क का बहिख्वार नहीं हो सकता। गांधी जी पे टिप्पणी करने वाला कैसे कोई चलता फिरता आदमी करता है? ये पागल हो गई हैं, इनका दिमाग खिसक गया है, क्योंकि इनका इलाज कराना चाहिए भारत सरकार को। गांधी जी पे दुनिया में गांधी जी की इज्जत है, ये देश को बदनाम कर रही हैं, ये देश का अपमान कर रही हैं। ये गांधी जी पे उंगली उठाकर देश का अपमान किया जा रहा है। और अगर ये कहती हैं कि गांधी जी ने भीख में आज़ादी दिलाई, तो ये देश छोड़ के चली जाए। अगर इनको इतना ही बुरा लग रहा है, जो कोई मतलब इस गांधी जी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता। अलीगढ़ के थाना गोदा में वाक़ई एक काली नदी में पुलिस आज सारा दिन एक नौजवान की लाश तलाशती रही। बताया जा रहा है कि जिला बुलंदशहर जहांगीराबाद के रहने वाले एक शख्स के भाई की अलीगढ़ में शादी हुई थी, जहां वो गुज़िश्ता दिनों आया था और तभी से इसका फ़ोन बंद है। अहले खाना ने जब नौजवान की गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तब मालूम चला कि वो अपने भाई के ससुराल में था। तभी उसके नाजायज़ ताल्लुकात से मुश्तइल होकर ससुरालियों ने उसका कत्ल कर दिया और लाश को काली नदी में फेंक दिया। पुलिस ने नौजवान की तलाश में नदी में ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तश्कील दी गई हैं। मेरा भाई 12 तारीख को 7-8 बजे मेरे गांव से आया था, मुकेश सिंह नाम था उसका, और 13 तारीख को लगभग 9:05 और 8:50 पर उसकी कॉल आई कि मुझे हेमंत, उसकी घरवाली ने मुझे बंद कर लिया है। सोनू ने मुझे कॉल की कि उसको जो है तुम अपने भाई को भूल जाना, अब अपने भाई को भूल जाना। फिर उसके बाद उन्होंने बीच में ये कन्विंस किया, बात लगातार चली कि वो 9:15 बजे भाग गया है। तब से ही मेरे भाई का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। अब इसमें पूछताछ के लिए कई लोगों को उठाया है, तो जिसमें इसका जो साला है हेमंत और उसके और भी लोग हैं परिवार के, उनसे पूछताछ की जा रही है। कितनी टीम लगी है सर इसमें? इसमें कई टीम लगी हैं, तलाश में 3-4 टीम तलाश में लगाई गई हैं। इसके अलावा सर्विलांस एसओजी वाले भी पूछताछ उसमें लगे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर इलाके में इन दिनों फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। मेरठ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के 300 से ज़्यादा की सतह पर बने रहने की वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल महकमे ने भी सख्त हिदायत जारी करते हुए ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमों, खासतौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शहर में खुले में कचरा जलाने वालों पर सख्ती करने की हिदायत जारी की। कचरा जलाने के मामलों के सामने आने के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल महकमे ने नगर निगम पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि एनजीटी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिदायत पर अमल करते हुए कचरा उठाने के लिए इजाफी स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव का काम भी किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रोड डस्ट सुप्रेशन है। जो सड़कों से वाहन चलने पर जो मिट्टी उड़ रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पे लगातार हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है। हम लोगों ने 3 अत्याधुनिक वाटर स्प्रिंकलर्स और 3 एंटी स्मॉग मशीन का क्रय भी किया है, जो कि हवा में मिस्ट फॉग के माध्यम से रोड डस्ट को सुप्रेस करने के काम कर रही हैं और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी सड़कों के किनारे पे रोड डस्ट है उसको उठाने का काम लगातार करते रहें। हमारी मैकेनिकल स्वीपर्स जो हैं वो भी प्रतिदिन मुख्य मार्गों पर रोड डस्ट उठाने का काम कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेरठ के भवनपुर थाना इलाके के रेड कारपेट मैरिज हॉल में शादी तकरीब के दौरान पेश आई कत्ल की वारदात का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की सनसनीखेज वारदात को लड़की के खालाजाद भाई विशाल ने ही अंजाम दिया था। शादी तकरीब के दौरान दूल्हे की भांजी के लापता होने के वक्त उसका खालाजाद भाई भी कुछ वक्त तक लापता रहा था, जिस वजह से पुलिस को शक हुआ। शुरुआती जांच के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर विशाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक विशाल ने लड़की से जिनसी ज्यादती करने में नाकाम रहने के बाद राज खुलने के डर से गला दबाकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में एक घटना हुई थी शादी समारोह के दौरान, और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस के सब इकट्ठा किए गए,
फुटेज वगैरह भी देखे गए, CDR से भी देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि जो मृतका है मेजर हैं और उनका एक मौसेरा भाई है, उसके द्वारा एक घटना कारित की गई, क्योंकि वो जब दोनों ही मिसिंग थे 2 घंटे तक, उसी दौरान सब पूछताछ भी सारे एविडेंसेस फुटेज सब देखे गए, तो सब उसके खिलाफ पाए गए, उसमें घटना का स्वीकार भी हुआ है और वो रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा दूर की है। अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें आगे की भी और जाँच की जा रही है, इसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो रिजॉर्ट है उन्होंने भी जो शर्तों का अनुपालन नहीं किया और उसके खिलाफ भी जो सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस जो भी बनता है उसमें भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा या सिविल के। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।